हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर ऑन एजुकेशनल चैनल एपीएस साइंस का स्टूडेंट। मैं रॉबिन खंडेलवाल। तो बच्चों, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हुए हैं। आपको पता है कि जो इम्प्रूव्ड सिलेबस है, जो संशोधित आपका सिलेबस है, वो बोर्ड ने वेबसाइट पर डाल दिया है। तो अब चूंकि हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, समतल में गति, ठीक है, तो आपको अपना सिलेबस तो मालूम होना चाहिए। तो थर्ड का भी मैं आपको बता दूंगा। तो चैप्टर 4 समतल में गति में केवल जो एक टॉपिक है, एक समान वृत्तीय गति, जो आपके एनसीईआरटी की बुक है, उसमें टॉपिक एक समान वृत्तीय गति वो रिमूव हो चुका है, यानी वो आपके सिलेबस में नहीं है, यानी एग्जाम में उससे क्वेश्चन नहीं आएगा। एक समान वृत्तीय गति, अब ये टॉपिक इन सिलेबस है, इनको हमें पढ़ना है, ठीक है। बाकी कुछ कनेक्टेड हुआ तो पढ़ना तो सारा ही है, लेकिन टाइम के हिसाब से, बोर्ड के हिसाब से, ये जो टॉपिक यहां नीचे लिखे हुए हैं वो आपके सिलेबस में है। तो मैं इस को पढ़ के आपको बता देता हूं। अदिश एवं सदिश राशियां पढ़ चुके हम। स्थिति तथा विस्थापन सदिश, स्थिति तथा विस्थापन सदिश ये चल रहा है। सामान्य सदिश तथा उनका निरूपण, सदिश को कैसे निरूपण करना है, सदिशों की समानता, वास्तविक संख्या से सदिशों का गुणन, सदिशों का संकलन यानी योग एवं व्यवकलन, आपेक्षिक गति पढ़ चुके हैं। इकाई सदिश, समतल में सदिशों के घटक, सदिशों का अदिश एवं सदिश गुणनफल, समतल में गति, एक समान वेग व एक समान त्वरण से संबंधित कुछ घटनाएं, और प्रक्षेप्य गति। तो टॉपिक हमारे पास है, ये आपके सिलेबस में है। तो एक टॉपिक, केवल ओनली वन टॉपिक हैज रिमूव्ड, विच इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, एक समान वृत्तीय गति, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर 4 इज कंटिन्यू। ओके, तो बच्चों लास्ट हमने पढ़ा था स्थिति सदिश के बारे में, हमने चर्चा की थी। हमने देख लिया था कि अगर हमारे पास कोई निकाय है, कोई निर्देश तंत्र है एक्स वाई जेड, ये कौन सा निर्देश तंत्र होता है? मैंने बताया था आपको, ये कौन सा होता है निर्देश तंत्र? कार्तीय निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? कार्तीय निर्देश तंत्र बोलते हैं। तो अगर मान लो यहां कोई पॉइंट P पर कोई कण स्थित है और उसका इस मूल बिंदु O के सापेक्ष स्थिति सदिश कितना है? R वेक्टर, और इस कण के जो निर्देशांक है वो है x, y और z। तो हमने सीख लिया था किसी किसी कण का जो स्थिति सदिश होता है R वेक्टर, वो क्या होता है? x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ये किसी भी कण का क्या होता है? स्थिति सदिश। अगर मान लो x से अल्फा, y से बीटा और z से गामा एंगल बनता है, तो रिलेशन हमने पढ़ा था जो इंपॉर्टेंट है कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है? 1। ठीक है, क्वेश्चंस में काम आता है। परिमाण हमने देख लिया था कि r इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये भी हमने देख लिया था। किसी भी सदिश का जब परिमाण लेना होता है तो अंडर रूट आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक कोफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। क्लियर है? तो हमने स्थिति सदिश के बारे में बात की थी। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे विस्थापन सदिश। विस्थापन सदिश, तो आज का टॉपिक है हमारा बच्चों विस्थापन सदिश, यानी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, विस्थापन सदिश।
देखो विस्थापन हमें मालूम है। विस्थापन का मतलब क्या है कि मान लो कोई भी कण गति कर रहा है, किसी भी निर्देश बिंदु के सापेक्ष कोई भी कण किसी भी निकाय में गति कर रहा है, तो विस्थापन का मतलब क्या होता है कि उस कण की अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। विस्थापन का मतलब होता है कि कण की अंतिम स्थिति एवं प्रारंभिक स्थिति का अंतर ही क्या होता है, उसका विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट होता है। तो देखो इसको सदिश रूप में हम किस प्रकार लिखें। सपोज करो हमारे पास ये कोई निर्देश तंत्र है, कोई निकाय है, कोई सिस्टम है। ये मूल बिंदु, ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई और ये जेड। एक्स की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है एकांक सदिश आई कैप, वाई दिशा में जे कैप और जेड दिशा में क्या है के कैप। ठीक है, तो मान लो कोई कण गति कर रहा है। सपोज करो उसकी प्रारंभिक स्थिति है r1 वेक्टर और उसकी अंतिम स्थिति है r2 वेक्टर। तो विस्थापन को मैंने बोल दिया डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा का मतलब यहां पर क्या है, परिवर्तन को शो करता है। डेल्टा चेंज इन पोजीशन, स्थिति में परिवर्तन। तो मान लो प्रारंभ में कण r1 स्थिति पर है, तो सपोज करो मैंने ऐसे माना कि कोई कण मान लो इस स्थिति पर है, ये मान लो P पॉइंट पर, और इसका जो स्थिति सदिश है वो कितना है r1 वेक्टर। फिर मान लो किसी क्षण वो Q बिंदु पे पहुंच जाता है, यानी उसका जो स्थिति सदिश है वो कितना है r2 वेक्टर। तो P तो है उसकी इनिशियल पोजीशन, प्रारंभिक स्थिति, और Q क्या है उसका अंतिम स्थिति। तो विस्थापन क्या होगा r2 माइनस r1। विस्थापन का मतलब हो जाएगा r2 माइनस r1, यानी ये जो है ये जो हमें मिलेगा वो क्या होगा बच्चों, r2 माइनस r1, यानी अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। देखो समझेंगे इसको अपन। P के जो निर्देशांक है वो मैं मान लेता हूं x1, y1 और z1। बिंदु Q के जो निर्देशांक है वो मैंने मान लिए x2, y2 और z2। तो बिंदु P जो है वो तो प्रारंभिक स्थिति को शो कर रहा है, बिंदु Q अंतिम स्थिति को बता रहा है। तो अब हमें निकालना है विस्थापन डेल्टा आर। तो बच्चों ये होता है डेल्टा आर। डेल्टा आर क्या हो जाता है r2 माइनस r1, r2 माइनस r1। ठीक है, तो इस ये जो PQ है इसको हम डेल्टा आर बोल रहे हैं। P प्रारंभिक स्थिति को बता रहा है, Q अंतिम स्थिति को बता रहा है, और ये PQ किसको बता रहा है, डेल्टा आर को बता रहा है। PQ किसको बता रहा है भाई, डेल्टा आर। तो ये जो डायरेक्शन है P से Q, ये डेल्टा आर की डायरेक्शन है। ठीक है, P से Q ये डेल्टा आर को शो करेगा। तो देखो इसको हम निकालें, वेक्टर फॉर्म में लिखें कि डेल्टा आर इज इक्वल टू क्या होगा, अंतिम स्थिति r2 माइनस प्रारंभिक स्थिति r1। ठीक है, तो r1 हम लिख सकते हैं सदिश रूप में लिखें। देखो डेल्टा आर इज इक्वल टू r1 r2 की वैल्यू आप रख दीजिए। ठीक है, r1 है बिंदु P यानी OP, तो r1 और r2 को मैं लिख रहा हूं, तो r2 क्या हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये किसकी वैल्यू हो गई, r2 की। ठीक है, सदिश रूप में लिख दिया इसको हमने। माइनस r1 क्या होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। ठीक है, तो यहां से हम देख रहे हैं कि डेल्टा r इज इक्वल टू, अब देखो i में से कैंसिल होगा, j में से कैंसिल होगा, k में से, यानी i कैप वाले मान एक साथ लिख लें, j कैप वाले एक साथ और k कैप वाले एक साथ। तो देख रहे हैं यहां से यहां i कैप कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या लिख सकता हूं x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस z2 माइनस z1 k कैप। तो डेल्टा आर की वैल्यू हो गई। तो x2 क्या है, x दिशा में अंतिम स्थिति, x1 क्या है, x दिशा में प्रारंभिक स्थिति। तो x2 माइनस x1 क्या होगा,
एक्स दिशा में विस्थापन, क्योंकि एक्स दिशा में अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, तो ये क्या होगा, एक्स दिशा में विस्थापन होगा। ये क्या हुआ, y2, y दिशा में अंतिम स्थिति, y1 क्या है, y दिशा में प्रारंभिक स्थिति, यानी y दिशा में अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, ये क्या होगा, y दिशा में विस्थापन। ऐसे ये क्या होगा, z दिशा में विस्थापन। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि डेल्टा r इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप, ठीक है, x दिशा में विस्थापन प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप। तो ये जो हमने मान निकाला है ये किसका है, ये विस्थापन सदिश को शो कर रहा है, ठीक है, जहां डेल्टा एक्स हमने किसी जगह लिखा है, x2 माइनस x1 की जगह लिखा है, डेल्टा वाई y2 माइनस y1 की जगह लिखा है, और डेल्टा जेड z2 माइनस z1। तो डेल्टा एक्स का मतलब क्या होगा, एक्स दिशा में विस्थापन है ये, डेल्टा एक्स क्या हुआ, एक्स दिशा में विस्थापन। डेल्टा वाई क्या होगा, वाई दिशा में विस्थापन, और डेल्टा जेड क्या होगा, जेड दिशा में विस्थापन, ठीक है। तो ये विस्थापन सदिश को हमने निकाला है सारे वेक्टर फॉर्म में कि डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस डेल्टा जेड के कैप, ठीक है। ये विस्थापन सदिश की बात थी। तो क्लियर हो गया, आपको समझ में आ गया। ठीक है बच्चों, चलो तो ये हमारा कंप्लीट हुआ विस्थापन सदिश। अब कुछ और हम सदिश पढ़े, कुछ और प्रकार पढ़े सदिशों के। तो एक हेडिंग में लेता हूं इस तरह, सदिशों के प्रकार। ठीक है, सदिशों के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, सदिशों के प्रकार, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं तुल्य सदिश। तुल्य सदिश बोल देते हैं इसको, या समान सदिश भी बोल देते हैं, या समतुल्य सदिश भी बोल देते हैं। ठीक है, इक्विवेलेंट वेक्टर बोलते हैं इसको। इक्विवेलेंट वेक्टर, क्लियर है। तो पूछ लेते हैं कई बार ग्राफिकल क्वेश्चन में कि भाई निम्न में से कौन से समतुल्य सदिश है, कौन से समान सदिश है, तुल्य सदिश है। तो तुल्य सदिश बोल दो, ये समान सदिश बोल दो, ये क्या बोल देते हैं, समतुल्य सदिश, इक्विवेलेंट वेक्टर। अब देखो बच्चों, सदिश का मतलब क्या है। सदिश का मतलब आपको पता है कि भाई सदिश में क्या होता है, परिमाण और दिशा, परिमाण और दिशा, ठीक है। सदिश योग के नियमों का तो पालन कर ही रहा है। सदिश का मतलब है कि उसमें परिमाण और दिशा होनी चाहिए। अगर आप किसी सदिश को शो करते हैं तो उसका परिमाण और दिशा हम व्यक्त करते हैं। तो कोई भी दो सदिश या दो से अधिक भी ले सकते हैं। वो तुल्य सदिश या समान सदिश या समतुल्य सदिश कब कहलाते हैं, जब दोनों के परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो। मैंने कहा कोई सदिश A और B है, ठीक है, सदिश A व B तुल्य सदिश होंगे
तुल्य सदिश होंगे, यानी a इज इक्वल टू क्या हो, b हो, वेक्टर a इज इक्वल टू क्या हो, वेक्टर b। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों का परिमाण भी बराबर होना चाहिए, दोनों तरफ परिमाण लिया, यानी a इज इक्वल टू क्या हो गया, b। और ये ऐसे लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि इनकी दिशा भी क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो तुल्य सदिश आप उसको कहोगे, समान सदिश या समतुल्य सदिश उसको कहते हैं जब दो या दो से अधिक सदिशों के परिमाण और दिशा परस्पर कैसे हो, समान हो। परिमाण और दिशा समान होते हैं तो क्या कहलाते हैं, तुल्य सदिश कहलाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं अगर डेफिनेशन के रूप में लिखूं, देखो, दो या दो से अधिक, टू और मोर देन टू, दो या दो से अधिक सदिश परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं। दो या दो से अधिक सदिश आप तुलना कर रहे हो तो दो तो होने चाहिए, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। दो या दो से अधिक सदिश परस्पर तुल्य सदिश कहलाते हैं यदि उनकी परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा परस्पर कैसे हो, समान हो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं अर्थात सदिश A व सदिश B परस्पर तुल्य सदिश होंगे यदि सदिश A व B परस्पर तुल्य सदिश होंगे यदि क्या होगा कि वेक्टर A इज इक्वल टू क्या होगा, वेक्टर B। तो तुल्य सदिश को इस तरह लिखते हैं कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B। तो यहां इनका परिमाण भी समान है और दिशा भी क्या है, समान। मानो तीन सदिश हो तो तीन सदिश को ऐसे लिख देंगे कि वेक्टर A इज इक्वल टू वेक्टर B इज इक्वल टू वेक्टर C। तो दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, ध्यान क्या रखना है कि उनका परिमाण एवं दिशा क्या हो, समान हो। तो जैसे हम इस तरह इसको ग्राफिकल बना सकते हैं, देखो मान लो ये कोई हमारे पास समतल है, ये मान लो एक्स अक्ष है, क्या है, वाई अक्ष। तो मैंने कहा भाई ये सदिश है, बताओ दोनों का परिमाण भी समान है और दिशा भी, देखो परिमाण भी क्या है, बिल्कुल समान, और दिशा भी क्या है, समान। तो ये ए वेक्टर हो गया, ये क्या हो गया, वेक्टर बी, दोनों एक्स डायरेक्शन में। तो क्या क्या होंगे आपस में, तुल्य सदिश होंगे। ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी, और किसी भी डायरेक्शन में हो सकते हैं। मैंने कहा भी ऐसे हो, ये वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी हो गया, तो ये भी आपस में क्या होंगे, तुल्य सदिश होंगे। दोनों का परिमाण, परिमाण क्या होता है, रेखा की लंबाई, परिमाण भी समान है और दिशा भी समान है। तो तुल्य सदिश का मतलब हुआ कि दो या दो से अधिक सदिश तुल्य सदिश कहलाएंगे यदि उनके परिमाण और दिशा क्या हो, समान हो। परिमाण का मतलब ये जो हमने सदिश का निरूपण करा है, इस रेखाखंड की जो लंबाई है उसका क्या होता है, परिमाण होता है। ठीक है, क्लियर है, ओके। सेकंड देखते हैं, असमान सदिश। असमान सदिश, ठीक है, असमान सदिश, इसे बोलेंगे अनइक्वल वेक्टर। असमान सदिश या अनइक्वल वेक्टर। तो असमान सदिश का मतलब क्या होगा, अब वही बात कि सदिश हमारे पास है, सदिश में क्या क्या होता है, एक तो होता है उसका परिमाण,
और ये क्या होती है उसकी दिशा। अब समान सदिश वो होता है जब दोनों बराबर हो। अब दोनों में से कोई भी एक या दोनों बराबर नहीं हो तो उसे क्या बोलेंगे, असमान सदिश। मैंने कहा दोनों के परिमाण बराबर है, दिशा समान नहीं है। ये परिमाण समान नहीं है, दिशा समान है, या फिर दोनों ही समान नहीं है तो क्या होते हैं, असमान सदिश होते हैं। तो असमान सदिश का मतलब यह हुआ कि दो या दो से अधिक सदिश असमान सदिश कहलाते हैं यदि दोनों के परिमाण अथवा दिशा या फिर दोनों ही क्या हो, असमान हो। तो इसको हम किस तरह परिभाषित कर सकते हैं, देखो, दो या दो से अधिक सदिश, कम से कम दो तो चाहिए तुलना करने के लिए। दो या दो से अधिक सदिश परस्पर असमान सदिश कहलाते हैं। असमान सदिश कहलाते हैं यदि उनके क्या क्या लिख सकते हैं, देखो, परिमाण समान, परिमाण एवं दिशा भिन्न हो, या परिमाण समान है दिशा अलग अलग है, परिमाण समान दिशा भिन्न हो, अथवा दिशा समान परिमाण भिन्न भिन्न हो। हमारा दिशा तो समान है, परिमाण अलग अलग है, परिमाण भिन्न भिन्न है। या फिर और तीसरा केस क्या हो सकता है कि दोनों ही भिन्न भिन्न हो, अथवा परिमाण एवं दिशा, परिमाण एवं दिशा दोनों भिन्न भिन्न हो या असमान हो। ठीक है, तो दो या दो से अधिक सदिश असमान सदिश कहलाते हैं यदि उनके परिमाण समान हो, दिशा अलग अलग हो, दिशा समान हो, परिमाण अलग अलग हो, अथवा परिमाण एवं दिशा दोनों क्या हो, भिन्न भिन्न हो, तो इसे बोलते हैं असमान सदिश। यानी अगर मान लो सदिश ए और बी परस्पर असमान सदिश होंगे, असमान सदिश होंगे यदि a नॉट इक्वल बी, तो ऐसे लिख सकते हैं कि a b के बराबर नहीं है। तो अब इनमें कोई भी कंडीशन हो सकती है, परिमाण समान हो, दिशा अलग अलग हो। जैसे इसको देखो ग्राफिकली बना के देखें, ग्राफिकली इसे मैंने ऐसे बनाया, तो मान लो मैंने इस तरह बना दिया, ये इस तरह और ये इस तरह। तो आप देख रहे हैं ए तो हमारा एक्स डायरेक्शन में है और बी एक्स की विपरीत दिशा में है। तो यहां क्या दिख रहा है आपको कि परिमाण तो समान है, परिमाण तो यहां पर क्या है भाई, समान, दिशा अलग अलग है। परिमाण समान, दिशा क्या है, अलग अलग। ए तो एक्स में जा रहा है, जहां एरो होता है वही डायरेक्शन होती है। ए तो एक्स में जा रहा है, बी एक्स के अपोजिट जा रहा है, तो ये आपस में क्या होंगे, असमान सदिश। यानी ए डज नॉट इक्वल बी, वेक्टर ए डज नॉट इक्वल वेक्टर बी, परिमाण समान, दिशा भिन्न भिन्न। अब देखो मैं इसको ऐसे बना दूं, मान लो एक्स कहीं भी किसी भी दिशा में ले सकते हैं। मान लो मैंने ऐसे बना दिया कि ये तो मेरे पास ए वेक्टर है और ये मेरे पास मान लो बी वेक्टर है। अब क्या कहोगे आप कि दिशा तो दोनों की वाई डायरेक्शन में है, परिमाण अलग अलग है, तो क्या हुआ, दिशा समान है, इसमें क्या है भाई, दिशा समान है, परिमाण अलग अलग है। परिमाण का मतलब रेखाखंड की लंबाई, दिशा समान है, परिमाण अलग अलग है, यानी ये दोनों आपस में क्या होंगे भाई, असमान सदिश। ए डज नॉट इक्वल वेक्टर बी। ठीक है, और अगर हम दोनों को ही असमान बनाएं, ये x और ये y, तो मान लो एक मैंने ऐसे ले लिया, एक मैंने ऐसे ले लिया, तो डायरेक्शन अलग अलग होगी, ये x डायरेक्शन नहीं है, ये वेक्टर a
और ये क्या हो गया वेक्टर बी। तो आप देख रहे हैं परिमाण एवं दिशा दोनों भिन्न हैं। परिमाण एवं दिशा दोनों भिन्न है, यानी इसका मतलब कि a डज नॉट इक्वल वेक्टर b, यानी a और b कैसे होंगे, असमान सदिश होंगे, अनइक्वल वेक्टर होंगे। क्लियर है? तो इस तरह हम शो कर सकते हैं असमान सदिश को। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड नंबर, ओके थर्ड नंबर बच्चों मैं ले रहा हूं विपरीत सदिश। विपरीत सदिश इसे बोलते हैं अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर विपरीत सदिश, देखो विपरीत दिशा का बोध कराता है। विपरीत सदिश का मतलब है कि उनकी दिशा भिन्न हो। भिन्न का मतलब कैसे हो, विपरीत हो। देखो मैं लिखता हूं इसमें, विपरीत सदिश का मतलब क्या होगा कि दो सदिश परस्पर, और विपरीत में दो ही लेंगे, दो सदिश परस्पर विपरीत, तुलना दो ही कर रहे हैं यहां पे हम। सदिश अपन कई सारे ले सकते हैं, लेकिन जो होगा भी इसके लिए विपरीत है वो दो ही होंगे। दो सदिश परस्पर विपरीत सदिश कहलाते हैं। परस्पर विपरीत सदिश कहलाते हैं यदि इनके परिमाण तो क्या हो, समान हो। यदि इनके परिमाण समान हो, परिमाण तो क्या हो, समान हो, किंतु दिशा विपरीत हो। दिशा क्या हो, विपरीत हो। तो ये विपरीत सदिश है कि दो सदिश परस्पर विपरीत सदिश कहलाएंगे जिनके परिमाण तो क्या हो, समान हो, दिशा कैसी हो, विपरीत हो। यानी मानो मैंने आपसे कहा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर विपरीत सदिश होंगे यदि, तो कैसे लिखते हैं विपरीत सदिश को कि a इज इक्वल टू माइनस वैक्टर बी। वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर माइनस वेक्टर बी। तो माइनस केवल डायरेक्शन को बता रहा है। अगर इसका हम परिमाण लेंगे, मोड़ लेंगे, तो देखो वेक्टर ए का परिमाण और ये माइनस वेक्टर बी का परिमाण। तो ए का परिमाण तो ए रहेगा, माइनस आपको पता है मोड़ में पॉजिटिव बन जाता है, तो ए इज इक्वल टू क्या हो गया, बी। ठीक है, ए इज इक्वल टू बी हो गया। तो परिमाण तो समान है, माइनस केवल क्या बता रहा है कि ए की दिशा बी के विपरीत है। तो परिमाण समान हो, दिशा विपरीत हो, तो क्या कहलाते हैं, विपरीत सदिश कहलाते हैं। जैसे हमने अभी बनाया था असमान सदिश में, देखो ये एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, मैंने ऐसे बनाया था अभी, एक सदिश ये रहा और एक सदिश ये रहा। तो ये ए वेक्टर है और ये क्या है बच्चों, बी वेक्टर। तो दिशा विपरीत है, यहां पर दिशा कैसी है, विपरीत, बी वेक्टर। विपरीत का मतलब जस्ट अपोजिट, एक एक्स में है और दूसरा किस में, माइनस एक्स में। तो ए तो एक्स डायरेक्शन में हो गया, बी माइनस एक्स में हो गया, तो विपरीत होना चाहिए, 180 डिग्री पे होना चाहिए। तो ये क्या होगा, असमान सदिश होगा या विपरीत सदिश होगा। तो आप कहोगे सर तो असमान सदिश भी है और विपरीत सदिश भी है। ठीक है, मैंने आपसे कहा एक्स और ये वाई, मैंने आपसे कहा कि एक सदिश मान लो इस तरफ है ए वेक्टर और एक सदिश मैंने कहा भाई इस तरफ है बी वेक्टर। तो बताओ ये विपरीत सदिश होगा या समान सदिश होगा या दोनों होंगे। भाई इसमें तो आपने बता दिया कि सर परिमाण समान है इसमें,
परिमाण कैसा है? समान। और दिशा विपरीत है। विपरीत मतलब जस्ट अपोजिट। विपरीत और भिन्न में अंतर है। भिन्न में तो कोई सी भी दिशा हो सकती है, लेकिन विपरीत में उसके जस्ट अपोजिट होना चाहिए, माइनस दिशा में होना चाहिए। परिमाण समान, दिशा विपरीत। तो आप कहोगे कि सर ये विपरीत सदिश भी है और असमान सदिश भी है। विपरीत सदिश भी है और असमान सदिश भी है। और इसमें आ जाओ, इसमें आप देख रहे हो दिशा तो विपरीत है, एक y में जा रहा है, एक माइनस y में जा रहा है। तो आप देखोगे इस वाले डायग्राम में दिशा तो विपरीत है, दिशा विपरीत है, ठीक है, लेकिन यहां परिमाण समान नहीं है, परिमाण भिन्न भिन्न है। तो बताओ इसे विपरीत सदिश कहोगे, असमान सदिश कहोगे? क्योंकि विपरीत सदिश में परिमाण समान होना चाहिए, तो विपरीत सदिश नहीं होगा। ये कौन से सदिश होंगे? असमान सदिश होंगे। ये कौन से सदिश होंगे? असमान सदिश, यानी विपरीत सदिश नहीं है। तो आप क्या कह सकते हो कि विपरीत सदिश असमान सदिश हो सकता है या होता है। विपरीत सदिश जिसका परिमाण समान है, दिशा विपरीत होती है, यानी अलग अलग दिशा है, विपरीत है। तो हम क्या कह सकते हैं? एक नोट डाल के आप यहां लिखेंगे कि विपरीत सदिश सदैव, यानी तो कंपलसरी है, विपरीत सदिश सदैव असमान सदिश होता है, सदैव असमान सदिश होता है या होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है। मतलब हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, जरूरी नहीं है। जैसे यहां हो गया, यहां नहीं हुआ। विपरीत सदिश सदैव असमान सदिश होते हैं, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि असमान सदिश भी सदैव विपरीत सदिश हो। नोट पर लिखेंगे इसको कि विपरीत तो हमेशा असमान ही है, लेकिन जरूरी नहीं है कि असमान भी हमेशा क्या हो? विपरीत हो। यहां पर असमान विपरीत है, लेकिन यहां असमान विपरीत नहीं है। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा विपरीत सदिश, अपोजिट वेक्टर। परिमाण समान होना चाहिए, दिशा क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। क्लियर है? ओके। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट कुछ और टाइप्स जो है सदिश के, वो पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।